तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। आज हम लेके आए हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लिए। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th से शुरू हो जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से, देन 11th वाले पे जाएंगे, 12th, देन एडवांस। हम कंप्लीट बिल्कुल जीरो से हीरो वाली सीरीज आपके लिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें अभी तक पता है कि इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि सिर्फ कार्बन कार्बन तो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर कार्बन कार्बन से हमेशा कनेक्टेड होगा तो वो तो सीरीज कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी, वो 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा, फिर वो और 4 से कनेक्टेड होगा, तो वो तो चलती ही चली जाएगी। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ उसको बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन दे दिया, जिससे कि वो सीरीज कहीं ना कहीं रुक जाए। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे क्लास 10 से। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो 3 तरह के हो सकते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्केन कंसिडर अंडर द कैटेगरी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्कीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्काइन है। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कई सारे कार्बन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर एक है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं मिथ, METH हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर वो किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का है, तो एल्केन फैमिली वालों के लिए सबके लिए लगता है सफिक्स। आपको ये चीज याद रखनी है, जब हम सिंपल हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स लगाएंगे और एक सफिक्स लगाएंगे। सिंपल, जो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक प्रीफिक्स लगता है, एक सफिक्स लगता है और कुछ नहीं लगता। तो प्रीफिक्स सबके लिए सेम होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो सबके लिए मिथ आएगा, चाहे वो एल्कीन फैमिली का है, चाहे एल्कीन फैमिली का है, चाहे एल्काइन फैमिली का है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इथ प्रीफिक्स आएगा, एल्केन के लिए भी, एल्कीन के लिए भी, एल्काइन के लिए भी। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो प्रीफिक्स आएगा प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो पेंट आएगा प्रीफिक्स। अब हमें ये चीज याद रखनी है कि प्रीफिक्स तो सबके लिए सेम हो गया। अब अगर मेरे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है तो उन सभी के लिए सफिक्स आएगा एन। सफिक्स होते हैं जो कि कंपाउंड के नेम के एंड में लगते हैं और प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगते हैं। तो एल्केन फैमिली की हम पहले बात कर लेते हैं, इनमें सबके लिए सफिक्स आता है एन। तो मीन्स अगर कार्बन एटम एक है और वो कार्बन एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन एटम है और वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो बाकी के जो इसकी 4 वैलेंसीज हैं उनमें हम कार्बन नहीं ऐड कर सकते, कार्बन सेटिस्फाई नहीं कर सकते इसके वैलेंसी, क्योंकि कार्बन सेटिस्फाई करेंगी तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। बट हमें एक ही कार्बन एटम रखना है, तो ऐसे कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं हाइड्रोजन एटम से। तो ये बन गया मीथेन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है। तो एक कार्बन एटम के लिए हम लगाएंगे मिथ, और ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर तो सफिक्स लगाएंगे एन, तो मीथेन बन गया। तो मीथेन है CH4 और इसका स्ट्रक्चर हो गया ये कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 2 तो उसके लिए प्रीफिक्स लगता है इथ, और इथ प्रीफिक्स लगेगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स हमने पढ़ लिया एन लगेगा, तो ये हो जाएगा इथेन। कार्बन और कार्बन इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, हमने ये चीज पढ़ी है कि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। 2 ही कार्बन एटम हो सकते हैं, तो बाकी की वैलेंसीज इस कार्बन की कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन। तो इसकी भी 3 वैलेंसी बच जाएंगी, इसकी भी 3 वैलेंसीज बच जाएंगी, उन सभी में हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन नाम हो जाएगा। और फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है तो C2, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो H6, तो C2H6 विल बी द फॉर्मूला ऑफ इथेन। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो प्रीफिक्स विल बी प्रॉप, और एल्केन सीरीज का ये कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन एटम और कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, N = 4 है तो ब्यूट प्रीफिक्स हो जाएगा। एल्केन फैमिली का है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन,
N=5 है तो पेंट इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, नाम हो जाएगा पेंटेन। अब आ जाते हैं एल्कीन फैमिली पे। एल्कीन फैमिली क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। एक डबल बॉन्ड मस्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हो गए एल्कीन्स। हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? एक सिंगल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसलिए एल्कीन फैमिली में जो पहला मेंबर है वो पहला मेंबर इथीन होता है, मिथीन नहीं होता। क्यों नहीं होता मिथीन? क्योंकि मिथीन का मतलब हो गया कि कार्बन एक होना चाहिए क्योंकि मिथ लगा हुआ है, और इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता, डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसको कार्बन ही चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट मेंबर एल्कीन्स के केस में मिथीन नहीं होता बल्कि इथीन होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम चाहिए, एक कार्बन एटम का कोई भी एल्कीन नहीं होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी की सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन फिल करेगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया C2 और 4 H है तो H4 और नाम हो जाएगा इथीन। इथ फॉर नंबर ऑफ कार्बन आर 2 एंड इन फॉर एल्कीन क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना मस्ट है, बाकी में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन फिल करेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 2 3 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है C3H6 और प्रोपीन नाम हो जाएगा। सिमिलरली 4 कार्बन एटम आएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन एटम अरेंज्ड होंगे। एल्कीन फैमिली का है तो एक कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जरूरी नहीं है टर्मिनल पे ही हो, बीच में डबल बॉन्ड होगा तब भी फॉर्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर देख लो कि मैं अगर बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, अब बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल करनी है तो इसकी 3 वैलेंसी खाली है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसकी 1 वैलेंसी खाली है, 1 2 3 तो फिल्ड है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा, इसकी भी 3 वैलेंसी फिल्ड है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा, इसकी 1 वैलेंसी फिल्ड है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया? 4 कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन ये है, 3 ये है, 6 और 2 ये 8 तो C4H8। तो मैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दूं फॉर्मूला विल बी सेम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टर्मिनल पे है बीच में कहाँ है, नाम उसका भी ब्यूटीन होगा, नाम उसका भी, फॉर्मूला उसका भी C4H8 होगा, इसका भी C4H8 होगा। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो C5H10 फॉर्मूला, पेंटीन इसका नाम हो जाएगा और इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन फिल करेगा। तो ये हो गया एल्कीन फैमिली। सिमिलरली एल्काइन फैमिली के अंदर एल्काइन में सफिक्स लग जाता है आइन, जैसे यहाँ पर इन लगता है, यहाँ एन लगता है, यहाँ पर सफिक्स आइन लगेगा और प्रीफिक्स तो सबके लिए सेम रहेंगे। यहाँ पर भी जो फर्स्ट मेंबर है वो मिथाइन नहीं होता, यहाँ फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है क्योंकि यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन आइटम हमें चाहिए ही चाहिए, एक कार्बन आइटम और एक हाइड्रोजन आइटम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ पर भी मिथाइन नहीं एग्जिस्ट करता, इसका भी फर्स्ट मेंबर हमेशा इथाइन होता है। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 1 रहती है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसकी भी 3 पूरी है, 1 खाली है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी C2H2, इसको बोलेंगे इथाइन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है तो इसमें से किसी भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर बाकी इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी थी तो 1 हाइड्रोजन आ गया, इसकी चारों वैलेंसी पूरी है तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसकी 1 वैलेंसी पूरी थी तो इस पर 3 हाइड्रोजन आ गया। फॉर्मूला हो गया 1 2 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, प्रोपाइन। सिमिलरली ब्यूटाइन एंड पेंटाइन। सो ये हो गए एल्केन एल्कीन एल्काइन फैमिली। ये हम गए हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम से, फिर उनके बीच में हमने बॉन्ड्स बनाए, फिर उनकी वैलेंसीज पूरी करी, तब हमने उनके फॉर्मूला लिखे। अब हम क्या बात कर सकते हैं? अब हम बात कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट भी बिना इनके नंबर ऑफ कार्बन आइटम को गिने, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो इनके जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स क्या है? CH2 ग्रुप से डिफर है और 14 यूनिट मास से डिफर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो पहले मेंबर का फॉर्मूला है CH4, दूसरे मेंबर का फॉर्मूला है C2H6, तो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का डिफरेंस है। और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये जो दोनों मेंबर हैं एक दूसरे से CH2 यूनिट से
डिफर करते हैं। और CH2 यूनिट का मास कितना होगा, एक कार्बन का मास 12, दो हाइड्रोजन का मास 2, तो ये हो गया मास 14U। तो ये जो सीरीज है इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर CH2 यूनिट से डिफर करते हैं और 14U मास से डिफर करते हैं। अब सिर्फ यही नहीं, इससे नेक्स्ट वाला भी, अगर मैं किसी भी दो मेंबर का मैं डिफरेंस देख सकती हूँ, सपोज मैं इसका और इसका डिफरेंस देखती हूँ, तो इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, इससे यहाँ पर जाएंगे तो एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर जाने पे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे और सेम 14 यूनिट मास एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज के अंदर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी ऑफ 14U मास और CH2 यूनिट से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। क्लास 10th में हम होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि जिनमें मेंबर्स CH2 यूनिट से डिफरेंट हो और 14U मास से डिफरेंट हो। सिमिलरली अगर मैं एल्कीन की बात करूंगी तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है, C2H4 और C3H6 दोनों में डिफरेंस कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है, हाइड्रोजन कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो उतना ही मास का भी डिफरेंस आएगा। सिमिलरली एल्काइंस में भी C3, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आप ले सकते हो, इन दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो ये सारी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। बट होमोलोगस सीरीज अपनी अपनी होमोलोगस सीरीज है, एल्केन की अपनी होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन की अलग, एल्काइन की अलग। एल्केन और एल्कीन के अगर दो मेंबर मैंने ले लिए, सब अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक मेंबर इसका ले लूँ और नेक्स्ट वाला मेंबर इसका ले लूँ, तो इनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा CH2 और 14 यूनिट का। अपनी ही सीरीज के अंदर जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर होंगे उनके बीच में ही ये डिफरेंस पाया जाएगा, तो इसलिए इनको अपनी अलग अलग होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। तो इन होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का अपना फॉर्मूला है, एल्कीन का अलग है और एल्काइन का अलग है। तो दैट जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द molecular formulas of alkane is CnH2n+2, for alkane is CnH2n, for alkyne is CnH2n-2, where n is number of carbon atom, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ना ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगी n की जगह, तो 1 रखा तो C1 आ गया, यहाँ पर 1 रखा तो 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो फॉर्मूला आ गया CH4। सिंपल, हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूले के लिए। कोई भी मेंबर ले लो, सपोज मैं n=4 की बात कर रही हूँ और मैं एल्केन का फॉर्मूला निकालती हूँ, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैं कंसिडर करूंगी, n की जगह 4 रखूंगी तो C4, यहाँ पर 4 रखूंगी तो 2 × 4 8 + 2 10, ये आ गया। तो अब ये देखो, ये भी यही था, ये भी यही था, तो मेरे को फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये जनरल फॉर्मूला मुझे याद रखना है कि जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन की होमोलोगस सीरीज के लिए। सिमिलरली एल्कीन की होमोलोगस सीरीज के लिए होता है CnH2n। अगर मेरे को एल्कीन के 4th मेंबर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो बस मैं यहाँ n की वैल्यू 4 रखूंगी और फाइंड आउट कर लूंगी, तो मैं C4, यहाँ पर n की जगह 4 रखूंगी तो 2 × 4 8, तो C4H8 विल बी द फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज। और इसका नाम क्या होगा, हमें पता है कि कार्बन 4 होंगे तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाऊंगी मैं ब्यूट, और ये है किस फैमिली का, एल्कीन फैमिली का, तो प्रीफिक्स लगाऊंगी इन, तो ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा, फॉर्मूला हमने इससे निकाल लिया, सिंपल। सेम एल्काइन के लिए अगर मैं सपोज मुझे 3rd मेंबर का फॉर्मूला निकालना है एल्काइन सीरीज का, तो n की जगह 3 रखूंगी तो C3, यहाँ पर n की जगह 3 रखूंगी तो 2 × 3 6, 6 - 2 4, तो C3H4 आ गया, ये देखो C3H4 यहाँ पर फॉर्मूला है। अब नाम के लिए मुझे पता है 3 कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स लगता है प्रॉप, और ये है किस फैमिली का, ये एल्काइन फैमिली का है, तो सफिक्स लग जाएगा आइन, तो ये नाम हो गया प्रोपाइन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज समझ आ गया होगा, किसी भी सीरीज का n=5 तक मैंने आपको यहाँ पर नाम दिया है, 6 7 8 9 10 भी आगे हो सकते हैं, आप अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो। n=6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, n=7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, n=8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट, n=9 के लिए हम यूज करते हैं नॉन, n=10 के लिए हम यूज करते हैं डेक। तो 10 तक आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं अदरवाइज 5 तक तो आपको होना ही चाहिए। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो सफिक्स है वो सेम रहेंगे, एल्केन के लिए ANE रहेगा, एल्कीन के लिए ENE, एल्काइन के लिए YNE, 6 to 10 के लिए भी प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिए। अब जो लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम क्या है, ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जब हम एल्केन्स में से, ये एल्केन से ही बने हैं, जब एल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दें, सपोज ये एल्केन
मीथेन है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हटाने के बाद इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली रह जाएगी। तो इस वैलेंसी को खाली रख के और इस जगह पे मैं कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा सकती हूँ, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा सकती हूँ, कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा सकती हूँ, कोई अलग अलग चेन लगा सकती हूँ। तो उसके केस में क्या होगा, ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जब हम एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसकी वैलेंसी को खाली कर देते हैं, तो वो एक ऐसा साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्काइल ग्रुप हमें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम आगे ब्रांच चेन के बारे में पढ़ेंगे, नेमिंग करेंगे ब्रांच चेन की, तो वहां पर ब्रांचेस लगी होती हैं, वो ब्रांचेस यही होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए उनका नाम क्या है। तो सेम हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सफिक्स चेंज कर देना है। अगर एल्केन है मीन्स कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, तो उसमें सफिक्स लगेगा एन। और अगर एल्केन वाली फैमिली का ही कोई मेंबर है और उसमें से किसी कार्बन की कोई एक वैलेंसी खाली है, तो सफिक्स लग जाएगा YLI और वो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन यहाँ पे देखो CH4 था, इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो बन जाएगा CH3, तो इसका नाम मीथेन से हो जाएगा मिथाइल। सेम यहाँ पर इथेन है C2H6, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन जाएगा C2H5 दैट इज इथाइल। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन जाएगा C3H6 दैट इज प्रोपाइल। तो आपको बस ये याद रखना है एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनमें एल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन को हटा के और एक कार्बन की वैलेंसी को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि इस वैलेंसी पे कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाया जा सके और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज की जा सके और नए कंपाउंड्स बनाए जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइल। अब हम आगे चलते हैं आईयूपैक सिस्टम पे कि हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। ये बेसिक था, ये आपको आना ही आना चाहिए। नाउ आईयूपैक सिस्टम की नेमिंग से पहले हमें ब्रांच जो चेन हाइड्रोकार्बन है वो पढ़ने हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि ये हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब क्या है, साइड चेन्स हैं। ये एल्काइल ग्रुप्स क्या है, जब एक लंबी चेन होती है ना, एक लंबी चेन सिलेक्ट करने के बाद साइड में जो ग्रुप्स रह जाते हैं उन्हीं को साइड चेन्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, सब सारे उसी के ही नाम है। तो वो जो साइड चेन्स हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं वही हम पहले पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें आगे नेमिंग करने में इजीनेस होगी। तो नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रांचेस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती है और उन ब्रांचेस के नाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच तो है आपकी इथाइल। तो ये तो सिंपल होगी, जहां पर आपको सिंपल कहीं पर CH3 दिख जाए, कहीं पर अगर आपको सिंपल CH3 दिख रहा है तो दैट CH3 इज मिथाइल ग्रुप। अगर आपको सिंपल कहीं पर CH2 CH3 दिख रहा है, या तो हम CH2 CH3 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं C2H5, इसको कंडेंस में भी लिख सकते हैं। इन दोनों का ही नाम होता है इथाइल। इसके बाद आ जाता है 3 कार्बन एटम का साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्रोपाइल। तो प्रोपाइल एग्जिस्ट कर सकता है 2 फॉर्म्स में, या तो वो तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होंगे और एक कार्बन पे से हाइड्रोजन हमने हटाया हुआ होगा, और जो ये हटाया हुआ है इस जगह पर मैं कोई और सब्स्टिट्यूएंट, कोई और चेन लगा दूंगी, एटम लगा दूंगी, तो उसके केस में ये जो पूरी चेन होगी ना, ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम होगा N प्रोपाइल। अब 3 कार्बन एटम में ऐसा भी हो सकता है कि मैं हाइड्रोजन एटम इस एंड पे से ना हटा के सेकेंड वाले कार्बन से हटा दूं, तो अगर मैंने सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है तो वो भी प्रोपाइल ही होगा, बट वो कौन सा प्रोपाइल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रोपेन में से हाइड्रोजन हटा रही हूँ ना, तो हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी मेरे पास कई हो सकती है। जितनी मेरे पास हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी होगी उतनी ब्रांचेस बनेंगी। तो जो मिथाइल और इथाइल था, मींस मिथेन और इथेन था, उसमें एक एक की पॉसिबिलिटी है कि मैं हाइड्रोजन को हटा सकती हूँ और सिर्फ मिथाइल और इथाइल ग्रुप बना सकती हूँ। बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं जहां से हम हाइड्रोजन को हटा के और डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं। तो अगर मैंने 3 कार्बन एटम के ग्रुप में से एक टर्मिनल एंड पे से हाइड्रोजन को हटाया है तो ये बन जाएगा मेरा N प्रोपाइल। और अगर मैंने सेकेंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया, मीन्स प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2, इसको मैं डार्क पेन से लिखती हूँ, CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन का फॉर्मूला था। तो मैं अगर फर्स्ट वाले कार्बन से हटाऊंगी हाइड्रोजन को तो मेरा ये बन जाएगा, अगर सेकंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊंगी
तो मेरा ये वाला ग्रुप बन जाएगा और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स अलग होंगे। इस वाले का नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल और सेकंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर 4 कार्बन एटम का कोई ब्रांच है तो उसके केस में क्या है, 4 कार्बन एटम का एल्केन मुझे पता है CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें पोजीशंस कहाँ से हो सकती है, मैं एंड से शुरू करूंगी। अगर मैंने बिल्कुल एंड से एक हाइड्रोजन को हटाया तो दैट विल बी एन ब्यूटाइल। अगर मैंने क्या करा, एंड से ना हटा के यहाँ पर क्या था, देखो ब्यूटेन को लिख लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH3, हमने ये चीज पढ़ी है कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। अब ब्यूटेन भी मतलब कि हम उसका प्रीफिक्स रखेंगे ब्यूट। तो ब्यूटेन में मैं ये चारों कार्बन आइटम को स्ट्रेट चेन में भी रख सकती हूँ और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं इस वाले मिथाइल को फर्स्ट यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दूं तो भी वो रहेगा तो ब्यूटेन ही, क्योंकि 4 कार्बन एटम है और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो मैंने क्या करा, इस तरह से रख दिया तो ये अब भी ब्यूटेन ही रहेगा। तो अगर मैं क्या करूंगी, इस वाले कार्बन में से इस टर्मिनल पे से हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो मेरा एल्काइल ग्रुप बनेगा एन ब्यूटाइल। अगर मैं इस वाले कार्बन में से इस वाले एंड पे से हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो मेरा बनेगा आइसोब्यूटाइल। अगर मैं क्या करूंगी, मैं इसी वाले, अब जो पहला वाला था इसी में से मैं फर्स्ट पोजीशन पे से हाइड्रोजन ना हटा के सेकंड पोजीशन पे से मैंने हाइड्रोजन हटा लिया तो मेरा बनेगा सेक ब्यूटाइल। ये देखो ये एक सिंगल ही तो चेन है, फर्स्ट से ना हटा के सेकंड से हटा लिया, फर्स्ट से हटाएंगे तो एन ब्यूटाइल, सेकंड से हटाएंगे तो सेक ब्यूटाइल, और अगर ऐसे रीअरेंज करके मैं यहाँ से हटाऊंगी फर्स्ट से तो मेरा हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। अब क्या करूंगी, अब अगर मैंने इस वाले में से जो सेकंड वाला पोजीशन था इसमें से अगर मैंने सेकंड पोजीशन से ये हटा दिया हाइड्रोजन एटम तो बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर है, एक ब्यूटेन का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ब्यूटेन का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर इस ब्यूटेन के जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है उसमें से मैं फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन हटाती हूँ तो मेरा बनेगा एन ब्यूटाइल। अगर सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन हटाती हूँ तो बनेगा सेक ब्यूटाइल। और अगर इस वाले स्ट्रक्चर में से सेकंड वाले स्ट्रक्चर जो है ब्यूटेन का, उसमें फर्स्ट पोजीशन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाती हूँ तो बनेगा आइसोब्यूटाइल, अगर सेकंड पोजीशन से हटाती हूँ तो बनेगा टर्ट ब्यूटाइल। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, दैट इज पेंटाइल। पेंटाइल बनेगी पेंटेन से जब कार्बन एटम मेरे पास 5 कार्बन एटम हो और उसमें से डिफरेंट पोजीशन से मैं हाइड्रोजन एटम को हटा के और एल्काइल ग्रुप लगाऊं। तो पेंटेन क्या होगा, स्ट्रेट चेन में हम लिख लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, ये है पेंटेन। अगर मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन से, इस पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया तो मेरा बनेगा एन पेंटाइल। अब सेकंड में क्या कर रही हूँ, इस एल्काइल ग्रुप इसको CH3 को यहाँ से हटा के इस पोजीशन पे लगा दूं तो रहेगा तो ये पेंटेन ही, पर लेकिन क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड पेंटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, ये हो जाएगा CH3। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं इस वाली पोजीशन से, अब फर्स्ट पोजीशन से ना हटा के मैं इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दूंगी तो मेरा बन जाएगा आइसोपेंटाइल। अब क्या करा मैंने, एक और CH3 को यहाँ से हटाया और यहाँ पर लगा दिया। जो नेक्स्ट पेंटेन का स्ट्रक्चर है वो मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ, CH3 CH3 CH3, ये भी बन सकता है। अब इसमें से मैं इससे हटाऊं इससे हटाऊं इससे हटाऊं, कहीं से भी हटाऊं, एक ही पोजीशन है तो मैं अगर मैं इस स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन को हटा रही हूँ, ये भी तो पेंटेन है, तो इसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन को हटाया तो वो भी पेंटाइल बनेगा। वो कौन सा पेंटाइल बनेगा, वो बनेगा नियोपेंटाइल। तो इस तरह की डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं। अगर ये ब्रांचेस आपको डायरेक्टली कहीं पर भी दिखती हैं तो आप इनके डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। ये होता है एन पेंटाइल, ये है आइसोपेंटाइल, ये है नियोपेंटाइल। ब्यूटाइल के केस में 4 ब्रांचेस थी, एन ब्यूटाइल अगर स्ट्रेट चेन है, अगर इस तरह से है तो आइसोब्यूटाइल, ये है तो सेक ब्यूटाइल, ये है तो टर्ट ब्यूटाइल। ये आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो, अगर आप जो एल्केन है उसके आइसोमर बना के उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना सकते हो तो वो भी अच्छा है। तो अब डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इस चीज को याद करना चाहते हो। तो ये ब्रांचेस हैं जिनके कॉमन नेम डायरेक्टली आगे आईयूपैक सिस्टम के अंदर यूज होंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम चलते हैं आईयूपैक सिस्टम पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं आईयूपैक सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक सिस्टम है। इसमें आपको याद रखना है एक बेसिक रूल कि जब भी मेरे पास कोई भी कंपाउंड है ना, चाहे उस कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है
चाहे उसके अंदर डबल बॉन्ड है, चाहे उसमें डबल बॉन्ड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उन सभी कैसे भी कंपाउंड की नेमिंग करनी हो, हमें एक बेसिक रूल याद रखना है, दैट इज कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है वर्ड रूट, तीसरा पार्ट होता है सफिक्स। अब ये क्या है? प्रीफिक्स का मतलब होता है जब भी मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कुछ साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं या कुछ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन साइड सब्स्टिट्यूएंट्स को हम सबसे पहले लिखते हैं उनकी पोजीशन के साथ, तो उन्हीं को बोला जाता है प्रीफिक्स। मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्रीफिक्स यूज होगा वो प्रीफिक्स किसके लिए यूज होगा? साइड चेन्स के लिए। मीन्स सबसे पहले हम जब भी आईयूपैक नेमिंग करना शुरू करेंगे तो हम साइड चेन्स को नाम लिखेंगे और साइड चेन का नाम लिखा जाता है एज अ प्रीफिक्स। फिर उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब क्या है? अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि अगर 2 कार्बन की चेन होगी तो उसके लिए आएगा इथ, 3 कार्बन की चेन होगी तो फिर आएगा प्रॉप। तो जो पेरेंट चेन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो देखनी है वो पेरेंट चेन कैसी है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है उसके अंदर या डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पेरेंट वर्ड रूट लिखना है, मतलब कि जहां से जो चेन शुरू हुई है वो जो चेन हमने सबसे लंबी चेन, हमारा सबसे पहला रूल होता है, अगर आपने पहले कभी पढ़ी होगी आईयूपैक तो उसमें सबसे पहले रूल होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो वो जो चेन है वो पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन के अंदर कितने का नंबर ऑफ कार्बन आटम है उसका प्रीफिक्स हमें यहाँ लिखना होता है। अगर 10 कार्बन आटम है तो डेक लिखोगे, 5 कार्बन आटम है तो प्रॉप लिखोगे। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो मेरी पेरेंट चेन है, अगर वो पेरेंट चेन एल्केन है तो एल्केन का सफिक्स में क्या लगाऊंगी? एन। अगर वो पेरेंट चेन एल्कीन है तो उसका सफिक्स लगाऊंगी इन। अगर वो पेरेंट चेन एल्काइन है मतलब उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं लगाऊंगी YNEI। अब उसके बाद अगर यहाँ पर चेन खत्म हो जाती है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो मेरा नाम यही खत्म हो जाएगा। बट अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका इनके बाद उसका प्रीफिक्स आएगा, उसको बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। सॉरी, उसका सफिक्स आएगा, प्रीफिक्स नहीं आएगा, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल है साथ में, तो मैं अल्कोहल को पहले नहीं लिखूंगी, वो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स बिल्कुल एंड में आएगा। तो सपोज मेरे पास अल्कोहल भी है, मेरे पास साइड सब्स्टिट्यूएंट भी है, मेरे पास डबल बॉन्ड भी है, तो मैं सबसे पहले साइड सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगी, फिर जो मेरा वर्ड रूट है उसका नाम लिखूंगी, फिर वर्ड रूट में मैं देखूंगी क्या डबल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड का सफिक्स आएगा जिसको प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद अल्कोहल है तो अल्कोहल का सफिक्स आएगा जिसको सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होते हैं? जनरली फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए, मैं अभी आपको नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से जो हम स्टार्टिंग करते हैं ना नेमिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज मैंने एक ओवरव्यू बता दिया, क्लास 10th की नेमिंग हमने शुरू करी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिल्डअप किया है और हमने एक आईयूपैक सिस्टम देख लिया कि किस सिस्टम में, कि जो आईयूपैक सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर हमारे पास हम कंपाउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और हमारा पहला होता है प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स। सफिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, देन वर्ड रूट को नेम करते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स की नेमिंग करते हैं, देन सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग करते हैं। तो इसी रूल के बेस पे मैं अभी इसकी आपको नॉर्मल नेमिंग करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सिंगल चेन, सिंगल बॉन्ड्स की चेन है तो कैसे नेमिंग करेंगे, डबल बॉन्ड्स की चेन है तो कैसे करेंगे, मिक्स है तो कैसे करेंगे। ये एक बेसिक रूल है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले किसका नाम आएगा? प्रीफिक्स आएगा साइड चेन का। प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? साइड चेन के लिए यूज होता है। तो साइड चेन का मतलब क्या है कि जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एल्काइल ग्रुप्स हो गए, ये सब साइड चेन होते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इसका नाम मैं लिखूंगी, इसका प्रीफिक्स लिखूंगी। इसके 2 नाम हो सकते हैं, प्रीफिक्स में होता है क्लोरो और सफिक्स में होता है क्लोराइड। तो मैंने क्या पढ़ा, अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जैसे कि यहाँ पर OH है तो ये प्रीफिक्स आएगा इसका, तो इसका नाम आ गया क्लोरो। अब सेकंड चीज, जो साइड चेन होगी वो साइड चेन किसके साथ उसका नाम लिखा जाएगा? अलोंग विद द पोजीशन। पोजीशन के साथ उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अभी कौन सी पोजीशन पे है? पोजीशन देने के लिए मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये वाली हो गई और यहां से मैं नंबरिंग करूंगी 1 2
इस कार्बन को नाम दे दिया 3, इसको दे दिया 4। हम कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि हम किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं, सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज मैंने ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। तो इसका एग्जाम्पल का नाम हम लिखते हैं। तो थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, तो सबसे पहले आएगा जब भी हम नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, साइड चेन आएगा अलॉन्ग विद द पोजीशन, और पोजीशन आएगी पहले। कौन सी पोजीशन पे है ये वाला क्लोरो? थर्ड पोजीशन पे। हमेशा नंबर और अल्फाबेट के बीच में एक हाइफन आएगा, और अगर 2-3 नंबर एक साथ है तो उन नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, याद रखना है। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दिया, ये हो गया डन। उसके बाद हमें करना है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कि जो ये डब्बा मैंने पूरा बनाया ना, बॉक्स बनाया, इसके अंदर कितने कार्बन आइटम की चेन है? 1 2 3 4 कार्बन आइटम की चेन है। तो 4 कार्बन आइटम के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो हम लगाएंगे ब्यूट। अब उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? मैंने आपको बताया जो चेन है, उस चेन के अंदर आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। तो ब्यूट एन। अब ब्यूटेन में ई आता है। ये ब्यूटेन का ई आता कब आता? जब इसके बाद कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगा होता। पर अभी सफिक्स आगे है तो ब्यूटेन का सिर्फ एन तक रुक जाएंगे, ई नहीं आएगा। अब उसके बाद हमने इस रूल में क्या देगा? प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप इज OH। तो OH का सफिक्स होता है ऑल। ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जब भी हम सफिक्स लिखें, प्रीफिक्स लिखें, हमेशा हम पोजीशन के साथ लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस सफिक्स को छोड़ के? एल्केन। अगर मेरी पेरेंट चेन के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके सफिक्स में हम कोई पोजीशन नहीं लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी भी पोजीशन लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स भी पोजीशन के साथ लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी पोजीशन के साथ लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके केस में जो सफिक्स आएगा वो पोजीशन के साथ नहीं आएगा, बाकी सब पोजीशन के साथ ही प्रीफिक्स और सफिक्स यूज होंगे। तो यहाँ पर ऑल का सफिक्स, ये अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। कौन सी पोजीशन पे? 1। तो 1 पोजीशन पे ऑल आ गया। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब इस दूसरे कंपाउंड का नाम देखते हैं। अब इसमें क्या है? सेम वही, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, प्रीफिक्स का नाम देना है पोजीशन के साथ, वर्ड रूट का नाम देना है, प्राइमरी सफिक्स का नाम देना है पोजीशन के साथ, और सेकेंडरी सफिक्स का नाम देना है पोजीशन के साथ। जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स लगेंगे अलॉन्ग विद द पोजीशन लगेंगे। तो मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, ये फिफ्थ कार्बन हो गया। अब देखो इस चेन के बाहर जो भी है ना वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये ब्रोमो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप सोचोगे कि ये भी तो बाहर है, पर ये बाहर वैसे बाहर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम मैं चेन के अंदर ले चुकी हूँ। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ BR सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। कौन सा प्रीफिक्स लिखना है? साइड चेन का प्रीफिक्स अलॉन्ग विद द पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमो। अब आगे चलेंगे, वर्ड रूट लिखनी है। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन है, तो 5 कार्बन एटम के लिए आएगा पेंट। अब मुझे देखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आएगा एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या प्राइमरी सफिक्स आएगा? इन आएगा। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 इन। आगे अभी हमारा सेकेंडरी सफिक्स रहता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सी पोजीशन पे? 2 इन है, और ये है फर्स्ट पोजीशन पे। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो 2 इन 1 ओइक एसिड। तो आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू समझ आया होगा कि हम कैसे शुरुआत करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्डअप करने के लिए समझाई है कि हम इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ब्रांच्ड चेन की हाइड्रोकार्बन से। पहले स्ट्रेट चेन आज हमने सीख लिया। स्ट्रेट चेन अगर 2 कार्बन की है तो 2 कार्बन की इथ आएगा, 3 कार्बन की प्रॉप आएगा। ये हमने बेसिक बिल्कुल सीख लिया। उसके बाद हमने IUPAC सिस्टम सीख लिया कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज होती है। तीन पार्ट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग को डिवाइड किया जा सकता है IUPAC के अकॉर्डिंग।
और उसमें हम ऑर्डर भी हमने देख लिया कि पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगी, देन सफिक्सेस आएंगे और ये प्रीफिक्स और सफिक्स अलॉन्ग विद द पोजीशन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे रूल बाय रूल। 7-8 रूल हमारे फर्स्ट आईयूपैक नेमिंग के लिए, दैट इज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। देन उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं, फिर उसके बाद बेंजीन कंपाउंड्स, देन मिक्स कंपाउंड्स। देन हम हर तरह के आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हो सकते हैं सब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हर शाम 7 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल्सो रिलेटेड विद द IUPAC nomenclature. So do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates.